अधिगम प्रभावक कारक संप्रति निर्माण कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रत्यय पूर्व अनुभवों का फलीभूत रूप है। बालक को वह तोता गौरय आदि पक्षियों को देखता है। जब वह उसके पास जाता है या उन्हें मारता है तो वे सभी दूर उड़ जाते हैं। उसमें उसे अनुभव होता है कि पक्षियों में उड़ने का सामान्य गुण होता है। पक्षियों के विषय में यह उड़ना उनके अनुभवों का फलीभूत रूप प्रत्यय है। जब वो किसी उड़ते जीव को देखता है तो उसे पक्षी कहता है। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में बालक को निम्न मानसिक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है: प्रत्यक्षीकरण, गुणों का विश्लेषण, तुलना, पृथक्करण या अमूर्तकरण, सामान्यीकरण। आत्मसंप्रत्यय। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में सन 1890 में इस धारणा का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। वास्तविक आत्मसंप्रत्यय में व्यक्ति मैं क्या हूँ व मैं कौन हूँ जैसे विषय में एक प्रतिमा या धारणा बनाता है, जबकि आदर्शात्मक आत्मप्रत्यय में भविष्य के बारे में विचार बनाता है। मुझे क्या बनना है सोचता है। आत्मा प्रत्यय व्यक्ति के द्वारा उसकी शारीरिक सौंदर्य, पहचान, पृष्ठभूमि, योग्यताओं, विशेषताओं एवं भावनाओं का समग्र आकलन है जो उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये एक विकसित व्यक्तित्व का लक्षण है। संप्रत्यय के पक्ष: शारीरिक, रंग, रूप, गठन आदि। मानसिक: व्यक्तित्व गुण व परिपक्वता, संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षक का स्नेह व आत्मीयतापूर्ण व्यवहार। अधिगम: बौद्धिक क्षमता, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, सीखने के अवसर, समायोजन, सूचना प्रतिमूर्ति, वातावरण, प्रशिक्षण आदि। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज कीस्टोन ऑफ पर्सनैलिटी। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज कीस्टोन ऑफ पर्सनैलिटी 1957 में कैटल ने कहा। जो संकल्प आप करें उसे पहले अवसर पर ही पूर्ण कीजिए। जेम्स, ये बहुत अच्छी बात कही जेम्स ने कि जो संकल्प आप करें उसे पहले अवसर पर ही पूर्ण कीजिए। 4 में हो जाओ तैयार। अवधान, ध्यान, अटेंशन। अवधान वो प्रेरणात्मक एवं रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी उत्तेजना को चुनकर उसे अपने चेतना केंद्र में लाते हैं। अवधान का प्रमुख संबंध चेतना से है तथा चेतना को केंद्रित करने में उसकी मनोवृत्ति और रुचि का विशेष स्थान होता है। वह अपनी मनोवृत्ति व रुचि के अनुसार ही उनके उत्तेजनाओं में से केवल एक उत्तेजना का चुनाव करके उस पर अपनी चेतना को केंद्रित करता है। रुचि, इंटरेस्ट, क्रोनकरो के अनुसार रुचि व प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। मैकडूगल, रुचि छिपा हुआ अवधान है। अवधान और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि छुपा हुआ अवधान और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। अवधान व रुचि दोनों का घनिष्ठ संबंध है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है। रुचि व अवधान एक सिक्के के दो पहलू के समान है, अर्थात रुचि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, अतः जन्मजात व अर्जित होती है। कौन? रुचि। रुचि के पहलू। रुचि के 3 पहलू होते हैं: जानना, अनुभव करना, इच्छा करना। दूसरे शब्दों में रुचि के 3 पहलू हैं: ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। अवधान तथा रुचि का शैक्षिक महत्व। बालकों को पाठ के उद्देश्य की जानकारी देना, पाठ में नवीनता एवं रोचकता उत्पन्न करना, नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से संबंध स्थापित करना, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करना, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक की व्यवस्था करना, विषय वस्तु को जीवन से संबंध स्थापित करके पढ़ाना, शिक्षक की योग्यता गुण, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, विषय से सामान्य आदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना, बालकों को करके सिखाना। अवधान तथा रुचि का शैक्षिक महत्व। अभिरुचि, अभियोग्यता यानी एप्टीट्यूड। अभिरुचि एक प्रकृति प्रदत्त जन्मजात योग्यता होती है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति चित्रकार बनने की योग्यता रखता है तो कोई संगीतकार, अभिनेता, डॉक्टर आदि बनने की अभियोग्यता एवं वर्तमान स्थिति जो भविष्य की ओर संकेत करती है। पर्सनालिटी डिफरेंशियल मापनी। पर्सनालिटी डिफरेंशियल मापनी का निर्माण आत्मसंप्रत्यय के मापने के लिए के.जी. अग्रवाल 1970 में किया। पर्सनालिटी डिफरेंशियल मापनी अग्रवाल द्वारा। अभियोग्यता किसी वस्तु का नाम नहीं है, ये एक अमूर्त संज्ञा है जो कि व्यक्ति के गुणों को संकेत करती है। अभियोग्यता व्यक्ति की वर्तमान आदतों, दक्षताओं और योग्यताओं के आधार पर भविष्यवाणी करती है कि वह व्यक्ति प्रशिक्षण द्वारा किस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेगा। अभियोग्यता एक मानसिक पहलू है जो यह बताता है कि किसी क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने की व्यक्ति में कितनी योग्यता है। इस प्रकार अभिरुचि का संबंध संपूर्ण व्यक्ति से, जबकि रुचि
व्यक्तित्व केवल एक पहलू है। अभिवर्ती मनोवर्ती एप्टीट्यूड। अभिवर्ती से तात्पर्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से है। ये दृष्टिकोण की ही विभिन्न विचारों, प्राणी घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रति हमारे व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अभिवर्ती अपना रूप बदल भी सकती है, अर्थात यह जन्मजात व अर्जित होती है। इन पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। थ्रस्टन। अभिवर्ती किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। अभिव्यक्ति एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध सामाजिक परिस्थितियों से होता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति के मानसिक व सामाजिक दोनों ही पक्ष होते हैं। ये व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अभिव्यक्ति का विकास बहुत कुछ सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है। आदतें हैबिट्स। आदतें अनुभवों एवं अभ्यासों का प्रतिफल है। जब भी किसी विशेष क्रिया को बार बार उसी रूप में दोहराया जाता है तो उसे संपादित करना सहज क्रिया की तरह स्वचालित हो जाता है। उसके ऐसा होने पर यही कहा जाता है कि अब उसको ऐसा करने की आदत पड़ गई है। गैरेट के अनुसार आदत व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतना अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। लाडेल के अनुसार वह व्यवहार जिसे व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर और स्वेच्छा से करता है, जो बार बार दोहराई जाने से स्वतः हो जाता है। विशेषता है। आदतें अर्जित की जाती है तथा इनमें एक रूपता पाई जाती है। आदतों में एक रूपता पाई जाती है। आदत की क्रियाएं तत्परता से की जाती है। यह कार्य को यथार्थ व सटीक बनाती है। आदत की क्रियाएं सुगमतापूर्वक एवं सुविधापूर्वक होती है। आदत से काम में यथार्थता व सटीकता आदि है। भारतीय आत्म संप्रति की प्रमुख मापनी D.N. श्रीवास्तव ने 1991 में आत्म संप्रति मापनी, राजकुमार सारस्वत ने 1984 में सारस्वत आत्मसंबोधन प्रश्नावली और S.P. आहूवालिया ने 1986 में बालक आत्म प्रत्यय मापन, शेरी वर्मा और गोस्वामी ने 1979 में आत्मबोध परीक्षण या स्वतः बोध परीक्षण का निर्माण किया। जिन क्रियाओं की आदत पड़ जाती है उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता कम होती है। आदत से अधिक थकान महसूस नहीं होती है। आदत सुधार या परिवर्तन के लिए बाधा बन जाती है। आदतें उपयोग भी होती व हानिकारक भी। आदतें हमारी शक्ति व समय की बचत करती है। सामान्य रूप से अच्छी व बुरी दो प्रकार की आदतें होती है, पर इन्हें वेलेंटाइन ने 7 प्रकार से विभाजित किया है। यांत्रिक आदतें, नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें, शारीरिक अभिलाषा की आदतें, भाषा संबंधी आदतें, नैतिक आदतें, भावना से जुड़ी आदतें, वैचारिक आदतें। आदतों के उपयोग से संबंधित विचार। रायबर्न के अनुसार सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। क्लेम्पर के अनुसार व्यक्तित्व का आवरण आदतें होती है। वेलिंगटन के अनुसार आदत सामान्य स्वभाव से 10 गुना अधिक कार्य क्षमता बढ़ाती है। सामाजिक कौशल सोशल एबिलिटीज। जीवन कौशल में सामाजिक कौशल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति प्रजातांत्रिक समाज में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक कौशलों के अंतर्गत निम्न कौशल आते हैं: अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक भावना की परिपक्वता, सजगता, नेतृत्व कौशल, संप्रेषण कौशल, समस्या समाधान कौशल आदि। शिक्षक को कौशल का वर्णन तथा प्रदर्शन करना चाहिए। बालकों को उचित अभिवादनों का आदान प्रदान करना सिखाना चाहिए। विद्यालय में साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समूह भावना विकसित करनी चाहिए। किसी पर विश्वास किया जाए कि भावना जागृत करनी चाहिए। छोटे समूह में सहभागिता की भावना जागृत करनी चाहिए। बच्चों के समक्ष अच्छे आदर्श व उचित उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। D.N. श्रीवास्तव ने आत्मसंप्रति मापनी परीक्षण 45 पद अथवा प्रश्न है। अटेंशन इज ऑलवेज accompanied बाई इंटरेस्ट, डुमंड व मेलन। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग स्मृति है। हिलगार्ड एवं एंटिकेशन के अनुसार पूर्व में सीखी गई प्रतिक्रिया के कुछ लक्षणों को वर्तमान अनुक्रिया में व्यक्त करना ही स्मरण है। स्मृति के 4 तत्व है: अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान। स्मृति के प्रकार: तात्कालिक, अस्थायी, स्थायी, आख्यानात्मक, भाषाई, चित्रात्मक, रटंत, तार्किक, निष्क्रिय और सक्रिय। यानी स्मृति हम रटंत भी लगा सकते हैं, कैसे भी करो स्मृति करनी है बेटा।
विस्मरण, सीखी गई बात को धारण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण कहलाती है, मतलब भूल जाओ। स्मरण व विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक, समय अंतराल, ज़्यादा अंतराल हो गया तो फिर विस्मरण हो जाएगा। अधिगम का स्तर, सही तरीके से पढ़ना चाहिए, सही तरीके से नहीं पढ़ा तो भी विस्मरण हो सकता है। विश्व वस्तु की उपयोगिता, यदि कोई वस्तु बहुत समय के बाद में उपयोग में लेते हैं तो विस्मरण हो जाता है। अन्य कारक, इच्छा शक्ति, वातावरण, मानसिक विन्यास, अभिप्रेरणा, रुचि, ध्यान, संवेग, मानसिक स्वास्थ्य। संवेदना, ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क को पहुंचाने की क्रिया को संवेदना कहते हैं। संवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य तथा सरलतम प्रक्रिया है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदनाओं की श्रेणी में आता है। 5 प्रमुख ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। ध्यानते हुए जैन दर्शन के अनुसार छठी ज्ञानेंद्रिया मन होता है, लेकिन ये अधिकतर बाशौली ज्ञान प्रदान करता है, अतएव मानव संज्ञान में संवेदनाओं में उसे सम्मिलित नहीं करते। अनुकरण, दूसरे व्यक्ति की बाहरी व्यवहार की नकल है, रायबन के अनुसार। संवेग, सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, पावलोव के अनुसार। संवेग, इन ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 5 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक 7 संवेदनाओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दिशा संवेदना और संतुलन संवेदना, यानी ये तो 5 तो ये ऊपर वाली हो गई, और दिशा संवेदना और संतुलन संवेदना और मानी जाती है। संवेदना के 4 लक्षण होते हैं, गुण, तीव्रता, व्यापकता, अवधि। संवेदना के पक्ष, जानना, विभेदीकरण, आत्मीकरण और पहचान। ये सब यहीं सवाल पढ़ने वाले हैं। अवधान, ध्यान या एकाग्रता। रोश के अनुसार किसी विचार वस्तु को मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया अवधान कहलाती है। मैटलिन के अनुसार अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है। अवधान की प्रकृति, अवधान परिणाम न होकर प्रक्रिया है। अवधान वातावरण के प्रति मानसिक सजगता तथा चेतना में सहायक होता है। अवधान से संबंधित वस्तु के स्पष्ट प्रत्यक्षण में सहायता मिलती है। अवधान की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, लेकिन भावात्मक पक्ष व क्रियात्मक पक्ष भी अपनी भूमिका निभाता है। अवधान से बाधाओं के बावजूद भी क्रिया की निरंतरता बनाए रखने की शक्ति प्राप्त होती है। अवधान पुनर्बलन का कार्य करता है। अवधान की प्रकृति गत्यात्मक होती है। अवधान मूलतः अन्वेषणात्मक होता है। अवधान के दौरान प्राणी का शारीरिक समायोजन होता है। अवधान के प्रकार, रोश ने अवधान को 2 भागों में बांटा है, अनैच्छिक और ऐच्छिक। अनैच्छिक में बाध्यकारी और स्वस्फूर्त, ऐच्छिक में आंतरिक उद्देश्य सीमित, बाहर में व्यापक उद्देश्य। बाध्यकारी, मनुष्य के मूल प्रवृत्तियों के कारण होने वाले अवधान। स्वतः स्फूर्त, मनुष्य के भावों के कारण होने वाले अवधान। बालक के हाथ, पैर, आँख उसे प्राथमिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्षों में ही पहचान सकता है, सोचता है और याद कर लेता है, रूसो के अनुसार। विगत प्रश्न, कौन सा कार्य अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है? अभिक्षमता। कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मौलिकता। कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो ब्रूनर नहीं है। मुख्य क्रिया अधिगम, कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? चिंतन अधिगम। किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? परिकल्पना करना। कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? केंद्राभिमुखी उत्पादन की योग्यता है। आत्मसंप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्मसंप्रत्यय स्थायी होती है। किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को कहते हैं अभियोग्यता। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शिक्षक का। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासा प्रश्न पूछता है। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यता एवं विशेषताओं का मूल्य, आंकलन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से आत्मसंप्रत्यय की ये परिभाषा देने वाले एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। थ्रस्टन एवं लिंकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का। अभिवृत्ति संप्रय, संज्ञानात्मक, क्रियापरक और संवेगात्मक। चिंतन थिंकिंग, संकल्पना व परिभाषण।
चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो मनुष्य को समस्या से समाधान की ओर ले जाती है। जब भी मनुष्य समस्या की स्थिति में होता है तो वह मानसिक रूप से क्रिया करते हुए उसके समाधान की प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास करता है। अर्थात समाधान, चिंतन, समस्या, चिंतन और समाधान। मानसिक गीतात्मकता की क्रिया। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। सृष्टि में प्रत्येक कार्य एक समस्या है, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी एक समस्या है। एक शिक्षक अथवा कोई भी व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए मानसिक क्रिया करते हुए कार्य में सफलता प्राप्त करता है। कक्ष में एक शिक्षक एवं एक विद्यार्थी मानसिक क्रिया चिंतन करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं। रोज के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। वॉरेन के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक, प्रकृतिवादी एवं वैचारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या से समाधान तक पहुंचती है। सिल्वरमैन के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक व घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या के समाधान करने में मदद करती है। कागन एवं हेममैन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। कॉलसनी के अनुसार संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। चिंतन प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आंतरिक संभाषण कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में मनुष्य मानसिक रूप से क्रियाशील रहता है। 1963 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हम्पे ने चिंतन के संदर्भ में कहा था, चिंतन का आरंभ समस्या से होता है क्योंकि समस्या के समय मनुष्य को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। चिंतन में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इससे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। चिंतन के द्वारा समस्या के विभिन्न आयामों से समायोजन करना होता है। चिंतन के समय पूर्व का अनुभव सहयोगी होता है क्योंकि चिंतन करते समय व्यक्ति मूल या प्रत्यक्ष प्रवृत्ति का सहारा लेता है। चिंतन के साधन। प्रत्येक चिंतन में अत्यधिक महत्व है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण करते समय चिंतन करने पर समय कम लगता है। प्रतिबिंब, व्यक्तिगत अनुभव, वस्तुएं, दृश्य एवं प्रतिमाएं ऐसी मानसिक तस्वीरें हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। ये सभी चिंतन में सहयोगी है। प्रतीक, चिन्ह या प्रतीक वास्तविक वस्तुओं, क्रियाओं और अनुभवों का प्रतिस्थापन है। इस अर्थ में शब्द, प्रतीक, संख्या, ध्वज, चिन्ह आदि सम्मिलित हैं। इनसे भी चिंतन में सहयोग मिलता है। चिंतन के प्रकार। सामान्यतः चिंतन दो प्रकार का होता है। स्थूल चिंतन, वह चिंतन जो पूरी कल्पना के आधार पर होता है, इसे काल्पनिक या झूठ चिंतन भी कहते हैं। इसके माध्यम से समस्या का समाधान असंभव है। यथार्थ चिंतन, यह चिंतन वास्तविकता पर आधारित होता है। इस चिंतन में समस्या का हल निकल जाता है। इसकी 3 प्रचलित धाराएं हैं। आलोचनात्मक चिंतन, वह चिंतन जिसमें वस्तु, कार्य, क्रिया, घटना आदि के संदर्भ में गुण दोषों पर विचार करते हुए निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। आगमनात्मक चिंतन, इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। इसे ही सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के समय व्यक्ति निर्धारित तथ्यों के अलावा स्वविवेक से कई प्रकार के तथ्य एवं विचार सम्मिलित करता हुआ निष्कर्ष तक पहुँचता है। दिग्भ्रमात्मक चिंतन, इस प्रकार के चिंतन को अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक चिंतन को सामान्यतः ध्यान, रुचि, अभिप्रेरणा, संप्रदाय, सामाजिक वातावरण, बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा आदि प्रभावित करते हैं। ध्यानते हुए रहे, चिंतन और कल्पना में कई व्यक्ति अंतर नहीं समझते, जबकि कल्पना और चिंतन में पर्याप्त अंतर है। चिंतन और कल्पना में कई व्यक्ति अंतर नहीं समझते, जबकि कल्पना और चिंतन में पर्याप्त अंतर है। चिंतन मतलब सोच विचार कल्पना, और कल्पना मतलब बातें बनाना और बिखोरना। चिंतन एक प्रकार से लक्ष्य निर्धारित तार्किक होता है, जबकि कल्पना में लक्ष्य निर्धारित अतार्किक होता है। साथ ही चिंतन में प्रयास व त्रुटि की प्रक्रिया नहीं होती, जबकि कल्पना में ऐसा संभव है। रेयर्न के अनुसार अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार चिंतन की उपयोगिता। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट क्या है? द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली इज नेसेसरी टू सक्सेसफुल लिविंग। चिंतन की उपयोगिता। चिंतन तर्क की उच्चावस्था है जो निश्चित और क्रमबद्ध होने के साथ ही वास्तविक होता है। यथार्थ
यथार्थवादी चिंतन व्यक्ति को समाधान तक ले जाता है। चिंतन के द्वारा एक प्रकार की बुद्धि पैदा होती है, जैसे कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य में बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। चिंतन की मानसिक प्रक्रिया सभी प्राणियों में पाई जाती है, जिससे प्राणी सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। चिंतन प्रक्रिया संप्रतियों के विकास पर बल देती है, जो मनुष्य को विकसित करने में सहयोगी है। प्रत्यक्षण रायबन के अनुसार अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्यक्षण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को जानने की प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण के सोपान: बाहरी उत्तेजक का होना, उस उत्तेजक का ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजना देना, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञानवाग तंतुओं को प्रभावित करना, ज्ञानवाग तंतुओं द्वारा उत्तेजना को मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचाना, संवेदना का होना, पूर्व अनुभवों से संवेदना का अनुभव, पूर्व अनुभवों से संवेदना की तुलना और संवेदना को अर्थ देने के फलस्वरूप। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान से अच्छा है, सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, मितव्ययता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। शिक्षा का अर्थ: शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधार। ब्रिटिश दार्शनिक लॉक के अनुसार बालक का मन एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा करते हुए बालक के खाली मन को नए नए ज्ञान और सूचनाओं से बना माना जाता है। शिक्षा संबंधी ये मत पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में प्राचीन और मध्यकाल में विशेष रूप से प्रचलित है, किंतु अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों ने इस शिक्षा को इस अर्थ में नहीं लिया। शिक्षा शब्द का प्राय एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है। इसमें दो शब्द शामिल है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूका का होता है बाहर आगे बढ़ाना। ई का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना, अंदर से बाहर की ओर आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर आगे बढ़ाना या विकसित करना। अर्थात शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में भारतीय शिक्षा से स्वीकार करते हुए एक पक्ष पर अंतर्वासी छात्र और दूसरे पर अध्यापक को स्वीकार किया। यह भी स्वीकार किया कि दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद में शिक्षा को छात्र व शिक्षक दोनों के मध्य अंतःक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है, जिसमें एक तो शिक्षक है और एक विद्यार्थी है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। शिक्षा में क्या पढ़ाना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसको पढ़ाना है, जितना कि किसी को पढ़ाना है। अतः छात्र व शिक्षक के साथ तीसरा पक्ष है। विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया है, यानी क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। कितना पढ़ाना मतलब पाठ्यक्रम जरूरी और विषय वस्तु प्रदान करता है समाज। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय स्टीफन को है। क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय स्टीफन कोरे। शिक्षक, विद्यार्थी, समाज या समाज की जगह पाठ्यक्रम लिख सकते हैं। लक्ष्य या उद्देश्य। साधारणतः लक्ष्य और उद्देश्य एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं। एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। ये अधिक व्यावहारिक व सुनिश्चित होते हैं। सर्वप्रथम बॉबित महोदय ने 1918 में उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया तथा थर्नर और कोलेटी ने उद्देश्यों के चुनाव हेतु व्यावसायिक अनुकूलता, उपयोगिता, समयबद्धता व समुचितता का होना आवश्यक मानदंड बताया। इस संबंध में बीडी भाटिया ने ठीक ही लिखा है कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य तो मंजिल को नहीं जानता, और बालक उस पतवार विन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी, यानी पता नहीं कहाँ पर जाएगी।
कोई निश्चित स्थान नहीं। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम ने शिक्षण पद्धति में अपने मूल्यांकन उपागम के माध्यम से क्रांति उत्पन्न कर दी है। अपने शिक्षण तथा मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का सफल प्रयास किया। उसका वर्गीकरण मानसिक जीवन के 3 मूलभूत पक्षों पर आधारित है। ब्लूम, R.F. मैगर, D.R. किरथवाल ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन ब्लूम का वर्गीकरण सर्वोत्तम है। शैक्षिक उद्देश्य मानसिक जीवन, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालित या क्रियात्मक। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा का सर्वप्रथम बर्किंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में इसका उल्लेख किया है। संज्ञानात्मक पक्ष, इस क्षेत्र में बौद्धिक पक्ष आता है जिसका महत्व अधिक माना जाता है। इस क्षेत्र में समाहित क्रियाओं को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। ज्ञान, यह संज्ञानात्मक क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति भ्रामक मनोवैज्ञानिक क्रिया पर आधारित है। इसमें सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिमान, परिभाषीकरण, स्मरण करना सम्मिलित है। जैसे छात्र मौलिक अधिकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संविधान का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। अवबोध, ज्ञान प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति के बाद अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। छात्रों में अवबोध स्तर का विकास जब होता है जब वो किसी तथ्य से संबंधित ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य प्राप्त कर चुके हो। इस उद्देश्य के अंतर्गत परिभाषा देना, अनुवाद करना, प्रतिपादन करना, वर्गीकरण करना, उदाहरण देना, तुलना करना इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित है। जैसे छात्र नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों की तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, यह स्मरण की गई व समझी गई विषय वस्तु को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता है। इससे छात्रों में आलोचनात्मक व तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास होता है। इसमें छात्र में प्रयोग करना, प्रदर्शन करना, जांच करना, पूर्व कथन देने की योग्यता का विकास होता है। जैसे छात्र नागरिकों के अधिकारों संबंधी एवं संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा कर सकेंगे। विश्लेषण, यह विषय वस्तु को विभिन्न अंगों में विभक्त करके उसमें निहित संरचना को समझने की योग्यता है। छात्रों में सामाजिक अध्ययन से व्यवहारिक कौशल उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों में गणना करना, मानचित्र पढ़ना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना आदि क्षमताओं का विकास होता है। अभिरुचि, इस प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति से छात्र का सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। वह इस विषय के महत्व को समझ पाता है। मूल्यांकन, इसमें अधोलिखित क्रियाओं को रखा गया है। आंतरिक प्रमाण के रूप में आंकलन, बाहरी प्रमाण के रूप में आंकलन, ये विषय वस्तु के महत्व का आंकलन करने की योग्यता है। भावात्मक पक्ष, ब्लूम द्वारा वर्गीकृत भावात्मक पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित उद्देश्यों को निम्नलिखित स्थूल वर्गों में विभक्त किया गया है। स्वीकार करना या प्राप्ति अथवा ग्रहण करना, ये भावात्मक क्षेत्र का प्रारंभिक या निम्न स्तर है। इसमें सीखने वाले उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। अनुक्रिया, इसके अंतर्गत अधिक उत्प्रेरणा तथा अवधान में अधिक नियमितता की अपेक्षा की जाती है। व्यावहारिकता की दृष्टि से इसे अभिरुचि भी कहा जा सकता है। मूल्य निर्धारण, इसके अंतर्गत व्यवहार की उत्प्रेरणा आती है जो व्यक्ति की किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होती है। इसे अभिरुचि, अभिवृत्ति कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय प्रजातंत्रीय देश अमेरिका को जाता है। 1946 में लेविन ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किया था। संगठन या व्यवस्था, व्यक्ति का व्यवहार सामान्यतः किसी एकांकी अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर अभिवृत्ति समूह से होता है। ऐसे समूह के संगठित रूप को व्याख्या कहते हैं। मूल्य का लक्षण वर्णन, मूल्यों को निरंतर आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो जीवन दर्शन कहलाने लगते हैं। मनोक्रियात्मक पक्ष, इसे 5 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। अनुकरण, व्यक्ति किसी भी कार्य को होते देख स्वयं करना प्रारंभ करता है। परिचालन, इस कार्य में शुद्धता लाने के लिए निर्देशों का पालन करता है। शुद्धता, धीरे धीरे नियंत्रण द्वारा कार्य को शुद्ध या सही करना प्रारंभ करता है। संयोजन या संधिबद्ध करना, वह क्रमबद्ध रूप से कार्य को करते हुए कार्य में सामंजस्य बैठाता है। स्वाभाविकरण, धीरे धीरे वह कार्य व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, वह आदत या कौशल के रूप में दर्शाया जाता है। उक्त तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्षों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। ये तीनों पक्ष अंशतः निम्न प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर है।
संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष। शिक्षण के सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जिससे वे अधिकाधिक समझोगी बन सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें शिक्षण को सफलीभूत बनाना है आवश्यक है। सफल शिक्षण कुछ मूलभूत या सामान्य सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, अतः प्रत्येक शिक्षक के लिए इसकी जानकारी अनिवार्य है। शिक्षक को शिक्षण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रमुख रूप से ध्यान में रखना चाहिए। प्रमुख शिक्षण सिद्धांत: जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि विषय वस्तु का छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित किया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छात्रों के सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पर्यावरणों का उपयोग किया जाए। विषय वस्तु का संबंध वास्तविक जीवन से जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन से संबंध स्थापित किया बिना मानवीय संबंधों को समझना कठिन है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोलियर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। रुचि का सिद्धांत: शिक्षण को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विषय वस्तु में छात्रों की रुचि उत्पन्न की जाए। जब उसमें छात्रों की रुचि उत्पन्न होगी तब वह तल्लीन होकर उसका सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। बालक की जिस कार्य में रुचि होती है उसे वह ध्यान से करता है और उसको पूर्ण करने में अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। अतः शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को विषय वस्तु में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत: प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है जो उसे ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है, जिससे वह अपने आप कार्य में रुचि लेने लगता है। परिणामतः उसके सीखने की प्रक्रिया सरल एवं तीव्र हो जाती है। सामान्य अध्ययन के शिक्षण को नवीन ज्ञान की प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को उसे सीखने के लिए प्रेरित करना अनिवार्य है। वह उनको प्रेरित करने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न साधनों का उपयोग करता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत: बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, वे हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, अतः उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक को इस मूलभूत एवं मनोवैज्ञानिक आधार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत के महत्व को रायबन ने इन शब्दों में व्यक्त किया है: छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। चयन का सिद्धांत: इस सिद्धांत का अर्थ है कि ज्ञान अति विस्तृत है, अतः छात्रों की योग्यता, रुचि, आवश्यकता के अनुसार उसमें केवल उपयोगी एवं लाभप्रद बातों का ही चयन करना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत क्या है? अति विस्तृत ज्ञान से चुनी हुई प्रमुख बातों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उनको नियोजित करना अनिवार्य है, क्योंकि नियोजन अपव्यय को रोकता है। यह शिक्षक को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। अतः किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को ये निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे उसमें क्या पढ़ाना है और किस विधि को अपनाना है, वह किस सहायक सामग्री का उपयोग करना है। विभाजन का सिद्धांत: इस सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को सुगम बनाने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण क्रमिक सोपान पदों में करना चाहिए। मौलिक शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक समस्याएं तत्काल ही समाधान चाहती है। तत्काल किए जाने वाले अनुसंधान जिनका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तत्काल समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान है। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत: शिक्षक को शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए तथा छात्र केंद्रित वातावरण बनाना चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत: आवर्ती ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए सीखे गए ज्ञान को समय अनुसार दोहराना चाहिए, नहीं तो बालकों की स्मृति चिन्ह के अनुसार धुंधले हो जाएंगे। दोहरान के अभाव में बालक सीखा गया ज्ञान भूल देंगे। आवृत्ति का सिद्धांत हो गया। अगला है प्रमुख शिक्षण सूत्र। शिक्षण शास्त्र में हमको अनेक सूत्र प्राप्त होते हैं। इनका आविष्कार नहीं किया गया वरन इनको खोजा गया है। इस कार्य में कॉमिनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्टेवेंस आदि का बहुत योगदान रहे। वे सूत्र उन शिक्षण मार्ग की सुगम उक्तियाँ बनाते हैं जिनसे शिक्षण और सिखाना आगे बढ़ते हैं। इन शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करने वे शिक्षण में कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। अधिगम के क्षेत्र में
शिक्षण की प्रभावशीलता और सफलता के लिए कुछ शिक्षण सूत्रों को चर्चा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न सूत्र का पालन होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है और इस पसंद का सब बातों तक जिनका उससे संबंध स्थापित किया जा सके स्वयं ही विस्तार हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में यह बात सर्वविदित है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। अध्ययन के लिए आवश्यक है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले वह इस बात का पता लगा ले कि बालक को उस विषय का कितना ज्ञान है। शिक्षक को प्रत्येक प्रकार का पाठ इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के पाठ में इस शिक्षण सूत्र ज्ञात अज्ञात का प्रयोग करना चाहिए। सरल से जटिल की ओर इस सूत्र का अर्थ यह है कि बालकों का पहले विषय की सरल बातें बताई जावे, उसके बाद ही जटिल बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। यानी पहले सरल बातों फिर जटिल बातें। हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है, यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएगा और शीघ्र ही उसे विषय से घृणा और अरुचि हो जाएगी। परंतु इस संबंध में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरल बालक के दृष्टिकोण से हो, न कि शिक्षक के, क्योंकि जो बालक के दृष्टिकोण से कठिन हो सकता है शिक्षक के दृष्टिकोण से सरल हो। विशिष्ट सामान्य की ओर इस शिक्षण सूत्र को आगमन से निगमन की ओर इसके माध्यम से छात्र किसी भी सैद्धांतिक विषय का निर्माण कर एक नियम तैयार कर लेते हैं। ये नियमीकरण उन्हें अध्ययन में सहजता एवं सरलता प्रदान करता है। एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण का प्रारंभ आगमन से करके निगमन में समाप्ति का संकेत देता है। इस शिक्षण सूत्र को उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं। पूर्ण से अंश की ओर ये एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि बालक प्रथमतः समग्र वस्तु का निर्देशन करता है, तदंतर उसके विभिन्न भागों, प्रभागों एवं उपभागों को जानता है। MS कोरे के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्य में सुधार करता है। अंतः ज्ञान प्रदान करने की रीति में पहले पूर्ण वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, पश्चात वस्तु विशेष के उस अंश या हिस्से पर अवधान केंद्रित होता है। अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर बालक के सामने उपस्थित प्रत्येक साधनों अथवा वस्तुओं के बारे में उसे बतलाकर तदुपरांत अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसका मूल कारण यह है कि प्रत्यक्ष साधनों के द्वारा बालक शीघ्र विषय को समझ लेता है। तृतीय मत यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से बालक पूर्व में अपना विश्वास बना लेता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सामान्यतः सभी छात्रों को स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होता है। यह ज्ञान वस्तु के दर्शन में निहित होता है। स्थूल ज्ञान के उपरांत वस्तु के सूक्ष्म अवयवों का परिचय प्राप्त किया जाता है। इसका दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण है। कठिन विषयों के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक जब यही मार्ग अपनाता है तब सूक्ष्म का प्रयोग स्थूल के उपरांत होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण कार्य के दौरान विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों की आवश्यकता होती है। विश्लेषण से संश्लेषण की क्रिया में वस्तु का पहले अध्ययन किया जाता है, इसके उपरांत प्रत्येक तत्व एवं अवयव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। विश्लेषण का तात्पर्य तत्वों को संयोजित करके पुनः उनका विभाजन करना है। उसी प्रकार संश्लेषण से ऐसे अवयवों का परस्पर संबंध कायम करना है। अनिश्चित निश्चित की ओर प्रारंभिक अवस्था के दौरान बालक का ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर शिक्षक उनके ज्ञान को धीरे धीरे पुष्पित और पल्लवित करता है। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा छात्र कालांतर में प्रौढ़ हो जाते। अनुभव से तर्क की ओर बालक देखकर और अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। देखने से जो अनुभव उसके मस्तिष्क से संचित होता है वह तर्क शक्ति को बढ़ाने में बालक की मदद करता है। हरी घास पर क्षण भर नामक पाठ पढ़ाने के दौरान बालक को हरी घास का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, तदुपरांत वह हरी घास के गुणों को जानने का प्रयास कर सकेगा। मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर इस सूत्र के अनुसार बालक की शिक्षा को
उनकी रुचियों रुझानों आदि के अनुसार प्रारंभ करना चाहिए। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे उसे तार्किक बनाए। शिक्षण विधियों व व्यू रचना। एक शिक्षक